बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बेटे, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सारे आपको तैयार हो जाएंगे। बस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझिएगा, आगे सोल्यूशन बहुत ही इजी होगा। और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ ना न्यूमेरिकल, इसी तरह से आप पेपर में करके आएंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यही मेथड फॉलो कीजिएगा बेटे। तो 7.1 न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। What driving frequency will it resonate if its length is 6.0 मीटर? क्या कह रहा है? कहता है आप लेट कर लें कि यहाँ पे ना आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ उसने बता दी है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये आपके पास लेट्स सपोज स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 6.0 मीटर, मतलब के 6 मीटर। ठीक, अब वो कहता है इस स्ट्रिंग को ना आपने इस सेंटर से क्या करना है, प्लग करना है। जैसे ही आप प्लग करेंगे सेंटर से, तो आपको ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है एमसीक्यूज में कि जब हम सेंटर से प्लग करेंगे तो उसके अंदर ना एक हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा, मतलब एक लूप बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब ये तो वाइब्रेशन की वजह से बनता है ना, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जो वेव प्रोड्यूस हुई है जब आप इसको प्लग करेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो कहता है उन वेव की जो स्पीड है ना वो हम आपको बता रहे हैं 24 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर बेटे? व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इज इट रेजोनेट, और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी ये से ये वाइब्रेट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बाय गिवन डाटा मेंशन कर लें, बहुत ही आसान है। स्पीड ऑफ वेव हमें दी गई है 24 मीटर पर सेकेंड। ये वेव की स्पीड है, जो वेव ये प्रोड्यूस हुई है ना, इस वेव की स्पीड ये है। और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 6 मीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट की गई है। ठीक है, तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला आपको पढ़ा चुका हूं फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। एफ इज इक्वल टू, या एफ एन भी कह सकते हो, ठीक है ना, एन इन टू वी ओवर टू एल। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है वन लूप की हम बात कर रहे हैं, तो एन यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी बेटे, वन। तो जब यहाँ वन पुट करोगे तो वी ओवर टू एल ही आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई वी ओवर टू एल। ये हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ये डिटेल में आपको समझाया हुआ है टॉपिक के अंदर। अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। वी हमारा 24 है, एल हमारा 6 है, तो 2 6 था 12 हो जाएगा। 24 डिवाइड बाय 12 तो ये आता है 12 टू द 24, 2 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये लाजमी लिखिएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, आंसर के साथ आपने यूनिट भी लाजमी लिखना होगा। और एक नंबर फार्मूले का होगा, और एक नंबर होगा बेटे आपके पास बाय गिवन डाटा। और गिवन डाटा जो आपने मेंशन करना है ना, वो सिर्फ ये नहीं लिखना v इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू दिस, बल्कि इसी तरह से आपने वर्डिंग पहले मेंशन कर ली ताकि उसको पता चले कि भी क्या चीजें ये बताई जा रही हैं। ठीक है ना, तो इस तरह करें, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 7.2। वो भी बहुत ही आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। जो बच्चे कहते हैं ना सर जी हमें न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, हम इनको कैसे तैयार करें, तो वो सिर्फ ये याद रखें, स्टेटमेंट के अंदर जो मैथमेटिकल वैल्यूज होती है ना, इन पे गौर किया करें, इनको गिवन डाटा में मेंशन करके आगे फार्मूला लगा लिया करें। ये मैं इंशाल्लाह आपको ना एंड पे एक और वीडियो के अंदर ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल का फार्मूला याद नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो छोड़ के ना आया करें पेपर में, कुछ ना कुछ लिख के आया करेंगे। तो किस तरह से गलत लिख के आते होते हैं, गलत लिखने का भी तरीका होता है, वो भी इंशाल्लाह आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो अब है जी 7.2, कहता है द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर। एक गिटार जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ उसने बता दी है 0.75 मीटर है, इज 400 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बता दी है 4 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की वजह से वहां पे ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सही है, तो जो अभी फार्मूला यूज किया है यही फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बाय गिवन डाटा पहले मेंशन करो, फ्रीक्वेंसी दी गई है 400 हर्ट्ज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी गई है 0.75 मीटर। टू फाइंड, आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटे, वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, मतलब स्पीड। अब फार्मूला हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल टू वी ओवर टू एल होता है ना, एन की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वी निकाल लें, वी अपनी जगह पे 2l डिवाइड हो रहा है, एफ के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये v का फार्मूला बन गया।
अब वैल्यूज पुट करें, टू अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी 400, एल के है 0.75, तीनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 600 मीटर पर सेकेंड। साथ में यूनिट जरूर लिखिएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। 7.3 न्यूमेरिकल कहते हैं, अ ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद एन अदर ट्यूनिंग फॉर्क बी। दो ट्यूनिंग फॉर्क है आपके पास, एक ए और दूसरा कौन सा है बेटे, बी। इट इज फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स। जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है ना, उसके ऊपर आपने कोई बाम वगैरह लगा दी है, ठीक है कुछ। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 बीट्स पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, इजाफा हो गया, कितना, 6 बीट्स पर सेकेंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्ज, यानी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क ए था ना, उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी उसने बता दी है, 320 हर्ट्ज है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड। जब ट्यूनिंग फॉर्क बी के ऊपर आपने वैक्स किया, उसको उसके ऊपर कोई बाम वगैरह लगाई है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आप फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है बेटे, ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, इनिशियल नहीं, जब उसके ऊपर कोई आपने वैक्स उसको किया है, उसके ऊपर कोई बाम वगैरह लगाई है, उसके बाद उस ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। ये थी स्टेटमेंट। अब जब गिवन डाटा मेंशन करेंगे और ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। तो देखें, पहला जो ट्यूनिंग फॉर्क ए है ना, सपोज करें ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क ए है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 320 हर्ट्ज। उसके बाद इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी उसने हमें बता दी है, देखें ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, तो आप इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी लिखें यहाँ पे 4 हर्ट्ज। ठीक है जी। बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग कितना इजाफा हुआ है जी, 6 बीट्स पर सेकंड। स्टेटमेंट के अंदर ये देखें 6 बीट्स पर सेकंड इंक्रीजेस, इजाफा ये हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग 6 हर्ट्ज। ठीक है जी, ये इंक्रीमेंट आया है। उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क बी जो है, उसकी देखें उसने इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें नहीं बताई। उसने कहा जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है ना, लोडिंग के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें पहले लोडिंग से पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए ना, ट्यूनिंग फॉर्क बी की। तो ट्यूनिंग फॉर्क बी की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए आपको पता है कि आपके पास ये जो 4 हर्ट्ज जो है, या कह लें 4 बीट पर सेकंड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है ना ये बेसिकली। तो पर सेकंड इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का ही होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी आप लिख सकते हैं, पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो वो आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। ये फार्मूला आपको समझाया हुआ है। तो ये देखें, इनिशियली इनिशियली जो ट्यूनिंग फॉर्क बी होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 320 प्लस 4। अगर प्लस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 324 हर्ट्ज, या तो ये होगी, या फिर यही 4 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी है उसमें से 4 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये बनता है 316, बस प्लस माइनस करते होते हैं। तो या फिर ये होगी, अब हमें नहीं पता, बस हम ये लिख देंगे कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो या तो ये होगी या फिर ये हो सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब बेटे अगली बात, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आफ्टर लोडिंग। उसको वैक्स करने के बाद हमने उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये तो इनिशियल है, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, लेकिन लोडिंग करने के बाद जो होगी वो एक ही आएगी। सही है, वो दो नहीं हो सकती। तो वो हमने फाइंड आउट करनी है, ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलें जी, अब बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं कि बीट फ्रीक्वेंसी को एन से शो करें, या आप उसको इस तरह से बीट फ्रीक्वेंसी एफ से शो कर सकते हैं। क्या होता है बेटे, एफ ए माइनस एफ बी। क्लियर, ये फार्मूला याद है ना। तो अब यहाँ पे देखें, आप एफ बी को निकाल लेंगे, तो ये एफ बी इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन गया एफ बी, इस साइड पे आ गया, और ये प्लस का होगा इधर, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो एफ ए माइनस एफ बीट। सही है, ये फार्मूला बन गया। अब यही फार्मूला मैंने आगे लिख दिया है, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लें जी, ये देखें, अपना ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी माइनस बीट फ्रीक्वेंसी। तो ए ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 320 है, पुट करें। बीट फ्रीक्वेंसी हमें पता है 6 है, तो 320 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 314 हर्ट्ज आ जाएगा। आफ्टर लोडिंग जो ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 314 हर्ट्ज, 314। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुने, आपने ना ये वाला न्यूमेरिकल एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू में भी आ सकता है, यानी कि ये इतनी लंबी चौड़ी जो स्टेटमेंट है ना, ये सारी एमसीक्यू में आ सकती है, और आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। बस तरीका याद रख लें कि जो ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये देखो 320 हर्ट्ज, तो उसी में से आप ये जो इजाफा हुआ है 6 बीट्स पर सेकंड, इसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 320 माइनस 6, तो आपके पास 314 आ जाएगा। तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना,
वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। ले जी आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल 7.4 की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक स्टील की वायर है, उसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, वर्टिकली उसको हैंग किया हुआ है, सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन, और उसके साथ आपने वेट अटैच कर दिया 80 न्यूटन का। एट इट्स लोअर एंड, यानी कि लोअर एंड से स्ट्रिंग के लोअर एंड पे आपने 80 न्यूटन का वेट अटैच कर दिया। द डायामीटर ऑफ द वायर, वायर का डायामीटर यानी कि ये वायर कितनी मोटी है, ठीक है, इसका डायामीटर उसने बता दिया 0.50 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, पहला मिली प्रीफिक्स है, ठीक है ना। एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द वेट इज 1.5 मीटर, लेंथ उसने वायर की बता दी है 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड, जब आप इसको प्लग करेंगे तो वो कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो कि एमिट हुई है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। जबकि डेंसिटी उसने स्टील वायर की दे दी है 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सही है जी, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो ये देखें, पहले आप लिखें, जाहिर सी बात है जब स्ट्रिंग के साथ आपने 80 न्यूटन का वेट अटैच किया है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन, उसी टेंशन को क्या कह रहे हैं, फोर्स, तो वो बेटे वेट के इक्वल होती है, तो वो आ जाएगी F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, चाहे इसको T लिखो चाहे इसको F लिखो। सही है, ये आ गया 80 न्यूटन। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि भाई T वेट के बराबर है और वेट F के बराबर है, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, इनका यूनिट न्यूटन होता है। डायमीटर दिया गया 0.5 मिलीमीटर, मिली को खत्म करें, मिली प्रीफिक्सेस है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻³ सही है, आगे यूनिट मीटर एज इट इज। अब इसी चीज को बेटे आप देखें, डायमीटर है ना, हमारे फार्मूले में यूज होगा रेडियस, तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं, तो यहीं से डायमीटर दिया हुआ है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये बात आपको पता है, सही है, कि अगर ये एक सर्कल है ना तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, तो आर प्लस आर क्या हो जाता है 2r, तो ये डायमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से जब देखें डायमीटर इज इक्वल टू 2r है तो r निकालेंगे तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू d/2, सही है। तो अब बेटे डायमीटर यहाँ पे देखें क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ यही वैल्यू लिखें आपकी मर्जी या फिर इस तरह से लिख लें 0.0005, ठीक, डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करें आंसर आता है 0.0025 मीटर। ले जी आर भी हमें रेडियस मिल गया है, अब रेडियस भी आ चुका है, फोर्स भी आ चुकी है। ले जी अब हमारा फार्मूला जो यूज हमने करना है उसमें एरिया, तो एरिया को पहले निकाल लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, सही है। तो पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर लें, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें, एरिया आपके पास आ जाता है ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लें। आगे चलते हैं जी, लेंथ उसने हमें बता दी है, लेंथ है 1.5 मीटर, और डेंसिटी भी उसने बता दी है 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये सारा गिवन डाटा में आप मेंशन करेंगे, सही है ना, ये सारा गिवन डाटा में आप मेंशन करेंगे। एरिया और आर नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है तो वहां से आप ये चीजें निकाल लेंगे। अब चलते हैं जी आगे, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड, बेटे हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको बताया है, F इज इक्वल टू V/12, वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि इसमें देखो V नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट जो हमारे पास थी उस स्टेटमेंट के गिवन डाटा में देखें कहीं पे भी आपके पास V नहीं है, तो फार्मूले में तो देखो यहाँ पे V यूज हो रहा है, तो पहले हम इस V को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ V किसके इक्वल होता है बेटे, स्क्वायर रूट F/m। F इसमें क्या है, टेंशन, याद रखिएगा, ये मैं आपको पहले चैप्टर में भी बता के आया हूँ न्यूमेरिकल के अंदर, और ये इसी चैप्टर के अंदर 7 के अंदर भी आपको समझाया था कि जो F होगी ना यहाँ पे, ये क्या होगी, ये होगी टेंशन, सही है। और ये जो M होगा ना, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये बात आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती है। यहाँ ये M सिर्फ मैस नहीं है, क्योंकि आपको याद है ना कि M हमारे पास क्या होता है, मैस, लेकिन इस फार्मूले में ये सिर्फ M हमारा मैस नहीं है, बल्कि इसको हम लिखेंगे मैस पर यूनिट लेंथ। ये जो सारा सिंबल है ना M, ये किसके इक्वल है, मैस पर यूनिट लेंथ के इक्वल है यहाँ पे, सही है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ से MCQ आएगा कि भाई इसका यूनिट क्या होता है, तो बच्चे लिख देंगे केजी, भाई केजी नहीं लिखना, केजी पर मीटर, यहाँ पे इसका यूनिट ये होगा सिर्फ M का, तो M इसमें क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ, ये याद रखिएगा, सही है ना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अब हम यहाँ से ना पहले V को निकालते हैं, तो V को निकालने के लिए पहले M का पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट में हमें नहीं दिया गया, तो इस M को मैंने यहाँ लिखा, क्लियर। अब ये किसके इक्वल है, ये है मैस पर यूनिट लेंथ, तो मैस किसके बराबर होता है, मैस बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, बात समझ रहे हैं ना, जरा तवज्जो देनी है।
तो मैंने मैस की जगह लिखना है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो मैंने मैस की जगह, ये इस फार्मूले में देखें, मैस की जगह मैंने लिखा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और नीचे लेंथ है तो उसको मैं एल लिख रहा हूं। ठीक है जी, पुटिंग कर दी। अब बेटे ये देखें, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया में 2 साइड्स होती हैं, लेंथ में 1 होती है, तो वही 3 साइड्स बन जाएंगी। तो वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, तो इसी वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया मल्टीप्लाई एल। अब ये एल एल से कैंसल, तो रो मल्टीप्लाई ए, तो एम किसके इक्वल आ गया, रो मल्टीप्लाई ए। फिर से सुने, ये एम मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ का सिंबल है, जो कि बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई ए। अब डेंसिटी अपनी जगह पे, एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सही है। अब बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें, डेंसिटी हमें दी गई है, ये पुट की, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारा क्या है 0.25, जो कि पीछे हम गिवन में ले चुके हैं, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। कैलकुलेटर पे इन तीनों को इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो आंसर आपके पास आ जाता है ये। अब देखो, अगर ये सिर्फ मैस होता तो इधर यूनिट केजी आता, क्योंकि हम जानते हैं ये मैस पर यूनिट लेंथ है, लिहाजा यहाँ यूनिट क्या आएगा, केजी पर मीटर। सही है, मैस पर यूनिट लेंथ, तो मैस का केजी पर यूनिट लेंथ है तो पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट इसका देख सकते हैं केजी पर मीटर है। ठीक है जी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है, इसको मैं दोबारा लूंगा, क्योंकि अब हमारे पास एफ भी है, एम भी आ गया, ये एम भी आ गया। दोनों वैल्यूज यहां पुट करके अंडर रूट लेके हम वी निकाल लेंगे, जो वी का आंसर आएगा उसको यहां पुट करके हम एफ निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये देखें, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ये मैंने दोबारा ली, इसमें पुटिंग करें, एफ 80 है और m की जगह ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट करें, इसको सॉल्व करके अंडर रूट ले लें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो ये आंसर आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए दोबारा लेंगे, f इज इक्वल टू वी ओवर 2l होता है। अब यहाँ v हम निकाल चुके हैं 228.58, ये पुट करें, और नीचे 2 अपनी जगह पे, l लेंथ हमें पता है 1.5 है, दी गई है, तो इसको कैलकुलेटर पे बेटे डायरेक्ट सॉल्व कर ले पुटिंग करके, तो आंसर आ जाता है 76.2 हर्ट्ज। ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7.5 न्यूमेरिकल। तवज्जो से बैठेंगे, बातें गौर से सुनेंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल आपको लगेंगे। चैप्टर जब पढ़ा देते हैं तो फिर न्यूमेरिकल आप कोशिश किया करेंगे खुद सॉल्व किया करेंगे, लेकिन ये है कि बच्चे बार बार कह रहे थे तो मैंने कहा चले मैं करवा देता हूँ। 7.5, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा, बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एवरेज इंटेंसिटी इज सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चे कहते हैं मैं समझ नहीं आती, भाई क्यों नहीं समझ आती, आपको याद करनी ना चीजें। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, 10th में आप पढ़ के आए हो इंटेंसिटी, चैप्टर नंबर 12 के अंदर। ठीक है, तो 500 वाट पर मीटर स्क्वायर से हमें पता चल गया ये इंटेंसिटी दी गई है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन अ सोलर पैनल हैविंग एन एरिया ऑफ, प्लेट का जो एरिया है ना, सोलर पैनल की प्लेट का एरिया, वो दिया गया 0.50 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर्स, टाइम दिया गया 4 आवर्स। तो एनर्जी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये थी सिंपल स्टेटमेंट। तो ये देखें, गिवन डाटा पहले मेंशन कर लें, इसी तरह से पेपर में करना है, ठीक है ना। तो मैं अब आपको स्टार्ट में बता चुका हूं कि आप पीछे वर्डिंग भी लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपको बता दिया कि पीछे आप कोशिश कीजिएगा कि वर्डिंग भी लिखिएगा। तो इंटेंसिटी हमें दी गई 500 और एरिया हमें दिया गया 0.5 मीटर स्क्वायर, टाइम हमें दिया गया 4 आवर्स, तो इसका यूनिट आप सेकंड बना लें। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटे, 60 मिनट होते हैं। तो ये देखें 4 अभी आर है यहाँ पे, तो 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, तो यहाँ पे पहुंच गए मिनट तक, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। अब यहाँ तक मिनट है, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो जब मिनट से सेकंड में आएंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर, अभी हम सेकंड तक पहुंच गए हैं। तो 60 को 60 से तो 3600 आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास सेकंड में आंसर आ जाता है टाइम का। सही है जी। टू फाइंड, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटे, एनर्जी। तो एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखें फार्मूला आप यूज करेंगे इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी एज वी नो दैट, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूं। पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सही है। पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की जगह एनर्जी लिख सकता हूं। तो ये देखो पावर की जगह मैंने लिख दिया वर्क ओवर टाइम, मतलब वर्क एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी ओवर टाइम, और नीचे ये वाला एरिया अपनी जगह पे। ठीक है यहां तक। अब ये टी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही है, ए के साथ। तो ये देखें ई ओवर ए मल्टीप्लाई टी, ये आ गई इंटेंसिटी।
अब बेटे हमें यहाँ से क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी को अपनी जगह पे रहने दें, ये ए और टी इधर आई के साथ आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये देखें E इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई टी, ये दोनों इस आई के साथ जाके क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आई की वैल्यू 500, ए की वैल्यू 0.5, टी टाइम है तो 14400। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 मेगा जाउल। सही है, 10⁻⁶ का मतलब मेगा है। क्लियर है जी यहाँ तक। अब जी 7.6, इसके दो पार्ट्स हैं बेटे। पार्ट ए में कह रहा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी दी गई है, एम्पलीट्यूड दिया गया है 2 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। बहुत ही आसान है ये तो। बी पार्ट में कह रहा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव दिस एंड कांस्टेंट के इज दिस, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड निकालना है। दोनों में फार्मूला सेम यूज होगा। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके लिए गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। इंटेंसिटी हमें दी गई 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया दिया गया 2 मीटर, हमें कहता है कि कांस्टेंट के की वैल्यू निकालें। अब आपको पता है बेटे, ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि इंटेंसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो आप के ले लें। तो ये देखिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वालिटी और कांस्टेंट को यूज किया, आगे ये ए स्क्वायर एज इट इज, तो ये फार्मूला बन गया इंटेंसिटी का। सही है, एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन। ठीक, अब इसी को यूज करें, एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, यही वाला फार्मूला। यहां से हमें चाहिए के कांस्टेंट, तो के अपनी जगह पे रहेगा, आई अपनी जगह पे, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आई के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के किसके बराबर आ गया, आई ओवर ए स्क्वायर। इसमें ये ए एरिया नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है। तो आई की वैल्यू 16 दे रहा है, ए की वैल्यू 2 है, तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 4। तो ये के का यूनिट रहेगा। यहां से आप निकाल सकते हैं ना फार्मूला से। देखो इंटेंसिटी का क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, और नीचे फिर आपके पास क्या आ गया, एरिया। तो इस तरह से आपके पास नीचे क्या आ जाएगा बेटे, मीटर की पावर 4। तो अब जब वो ऊपर आएगी तो -4 बन जाएगी। देखो ना, चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा। ये यूनिट भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ले जी इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में जो इंटेंसिटी दी है उसने वो 25 है, और के की वैल्यू उसने दी है 5। अब वो कहता है एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें, तो टू फाइंड ए का मतलब एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो यही फार्मूला यूज करें और यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल लें। तो बेटे ये देखें, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि इंटेंसिटी होती है के इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये के आई के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए सिर्फ ए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ए बच गया, इधर आई ओवर के की क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। लें जी वैल्यूज पुट करें, आई 25 है, के 5 है, तो 5 5 का 25, 5 की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी, 2.24। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। जब वेव की बात करते हैं ना, तो वेव में आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस पॉइंट से लेके, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, डिस्टेंस। लो जी उसके बाद है 7.7, इसके भी दो पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन सोल्यूशन बड़ा ही इजी है। ये फार्मूला यूज करेंगे इंटेंसिटी का। A sound system produces a 200 watt of power, एक साउंड सिस्टम जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी पावर उसने बता दी है 200 वाट है। इफ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एरिया भी उसने बता दिया है और इंटेंसिटी हमने साउंड की फाइंड आउट करनी है। बी में कह रहा है लाइट बल्ब इमिट्स 100 वाट ऑफ द पावर, पावर उसने बता दी 100 वाट ऑफ, इफ लाइट इज स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ स्फीयर विद अ सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया उसने बता दिया 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस पार्ट में भी हमने इंटेंसिटी निकाली। लें जी ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, गिवन डाटा मेंशन कर लें। पावर दी दी है उसने 200 वाट, एरिया उसने दे दिया 150 मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो एज वी नो दैट इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर 200, एरिया 150, इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो ये आता है आपके पास 1.33। साथ में इंटेंसिटी का यूनिट लिखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटे पार्ट ए का आंसर आ गया। अब है जी पार्ट बी, तो इसमें पावर उसने दिया 100 वाट और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो सेम फार्मूला, पावर पर यूनिट एरिया, पावर की वैल्यू पुट की, एरिया की भी वैल्यू पुट करें, ये दो से कैंसल, 1/4 का आंसर क्या होता है, 0.25। लो जी इंटेंसिटी आ गई। नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है।
यहाँ पे मेंशन कर लें बुक के ऊपर कि भाई ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड पेपर में ये न्यूमेरिकल आ सकता है। A radio antenna broadcast 500 watt of a power, यानी कि एक आपके पास एंटीना है जो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। वो तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है रेडियो वेव्स की। तो उसकी जो पावर है ना वो उसने बता दी है 500 वॉट। इफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जो इस एंटीना से सिग्नल रिसीव हो रहा है ना वो 10 किलोमीटर दूरी पे रिसीव हम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे रिसीवर लगा रखा है उसने, इस सिग्नल को क्या करना है, रिसीव करना है। कितनी दूरी पे बेटे एंटीने से, 10 किलोमीटर। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, उस सिग्नल की हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कितना आसान न्यूमेरिकल है। सपोज करो कि ये देखो ये हम लेट कर लेते हैं, ये एंटीना लगा हुआ है। अब 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी मालूम कर सकते हैं इस सिग्नल की इंटेंसिटी, इस तरह यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, हर तरफ होगी ना वेव, वेव्स तो हर तरफ हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी पॉइंट पे आपकी मर्जी आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, देखें सरफेस बन जाती है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये तो मैंने यहाँ पेज पे ड्रा किया है ना, लेकिन जब एंटीना ऐसे आपने लगाया होगा, ये ऐसे समझो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब जब इधर 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 इस चीज को मिलाएंगे तो ये तो सफेयर बन जाएगा ना, सफेरिकल शेप बन जाएगी, क्योंकि अब ये स्पेस में आ गया है। सफेयर जो होता है वो 3D होता है, सर्कल जो होता है वो 2D होता है। तो जब आप इसको ड्रा करते हैं तो आपको ये सर्कल दिखता है, लेकिन हमने इसको यहाँ प्लेन पे ड्रा किया हुआ ना, इसीलिए आपको सर्कल दिख रहा है। लेकिन जब एंटीना के अराउंड हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये क्या नजर आएगा, सफेयर नजर आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे आपने सफेयर ही जहन में रखना है। तो बाय गिवन पहले मेंशन कर लेते हैं, पावर उसने बता दी है 500। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम आर से शो कर लेते हैं। ठीक है ना, रेडियस ही है ना बेसिकली। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है डिस्टेंस, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस आर। तो उसको हम आर कह रहे हैं। तो 10 किलोमीटर, किलो प्रीफिक्सेस है, इसको खत्म करें, ऐसे यूनिट में बना लेना, आर का यूनिट ऐसे ही लेंगे। मीटर, किलो की वैल्यू होती है 1000। तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,000 बन जाएगा। ये अब आपके पास यूनिट आ गया मीटर। ये भी ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट। ठीक है जी, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी, सिग्नल की इंटेंसिटी। तो एज वी नो दैट इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। अब यहां बात समझने वाली है, पावर पर यूनिट एरिया। सही है, फार्मूला हम यूज करेंगे। एरिया तो हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आर तो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे सफेयर है। अब बच्चे पूछेंगे सर जी आपको कैसे पता सफेयर है? भाई अभी मैंने यहाँ पे समझाया है कि जब आप यहाँ पे एंटीने की बात कर रहे हैं तो उसके 10 किलोमीटर की दूरी पे आप सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उस सिग्नल की इंटेंसिटी। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, सफेयर। तो उस सफेयर को हम जहन में रखेंगे, और वो बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे, अपने नोट्स जो बना रहे हैं आप उस पर लिख लीजिएगा। अब सफेयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और यहाँ एमसीक्यू से एमसीक्यू भी ये बन सकता है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा बेटे, 4πr²। इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको समझिएगा कि सफेयर का एरिया है, और सफेयर किस तरह से बन रहा है यहाँ पे बता दिया। अब वैल्यूज पुट करें। देखो I इज इक्वल टू, ये P अपनी जगह पे, इस एरिया की जगह क्या लिखूं, 4πr²। ये देखें 4πr² लिख दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। सही है जी, तो ये देखें मैंने अगले पेज पे ना इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। पावर 4πr की जगह वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर ले लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, आंसर ये आता है। लेकिन जब आप बुक में देखते हैं तो आपको बुक में आंसर ये मिलेगा। अब कैसे, ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट को इस तरफ 1 प्लेस और फिर नेक्स्ट 2 प्लेस मूव करें। जब 2 प्लेस मूव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, यही आंसर लिखेंगे आप, 398। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 09 मल्टीप्लाई 10⁻²। फिर आगे क्या है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 तो -9 प्लस का 2 माइनस का 7 बचेगा। और इसको आप राउंड ऑफ करके 4 लिख लें नियरली। ठीक है, तो हमने लिखा इंटेंसिटी नियरली इक्वल टू, तकरीबन, यानी कि ये चीज बराबर है 4 के। देखो ना 398 को हम नियरली इक्वल टू कह के ना 4 बना देंगे, और इधर हमारा ये पॉइंट 1 प्लेस 2 प्लेस मूव कर गया है, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे 10⁻²। वो माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 बचेगा, तो ये माइनस का 7 बच गया। नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेंगे यार, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे यही चीज आपको नजर आ जाएगी। ना भी आए तो आपने यहाँ पे देख लेना कि नियरली इक्वल टू हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लिख के आते, यही आंसर अगर आप पेपर में लिख के आते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। ये भी बिल्कुल आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ उसने बता दी है 1 मीटर,
डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट टू हार्मोनिक्स। हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब F1 भी निकालना है और उसके आगे जो नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स होंगे वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ए पार्ट में कहता है इफ पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, एक पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन है उसके लिए आपने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स भी निकालने हैं। इस तरह बी पार्ट में कह रहा है इफ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, अगर पाइप का एक एंड क्लोज है और एक ओपन है तो फिर इस केस में भी वो कहता है कि आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालें और नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स की भी फ्रीक्वेंसी निकालें। बात समझ आई? तो बेटे स्पीड ऑफ साउंड की उसने वैल्यू दी दी है इन एयर, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। ना भी दे तो आपने इसको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है वो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू क्या होती है, तो 340 मीटर पर सेकेंड, ये याद रख लें। ले जी अब बाय गिवन डाटा पहले मेंशन कर लें, लेंथ उसने दे दिया 1 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसने दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड, ये मेंशन कर लें। उसके बाद अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है F1। उसके बाद नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स सेकंड और थर्ड वाली हार्मोनिक भी फाइंड आउट करनी है। तो अब ए पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में तीन चीजें निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट फर्स्ट टू हार्मोनिक्स, वो बनेगी सेकंड और थर्ड, जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट को हम फंडामेंटल कह रहे हैं तो अगली जो होगी वो क्या होगी सेकंड और उससे अगली क्या होगी थर्ड। बात समझ आ रही है ना? तो F1 F2 F3 ये हमने फाइंड करनी है पार्ट ए के लिए। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये देखें हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जानते हैं, एफ एन इज इक्वल टू एन इंटू वी ओवर 12, ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, सही है ना, पार्ट ए के लिए। यानी कि जब आपके पास दोनों एंड्स क्या होते हैं ओपन, जब दोनों एंड्स पाइप के ओपन होंगे ना, ऐसा पाइप होगा, तब आपका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा, सही है। तो एफ एन इज इक्वल टू एन इंटू वी ओवर 12। अब पहले निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा एन क्या होगा 1, सही है। तो एन की जगह 1 लिखें, यहाँ पे भी 1, ये 1 आ गया। उसके बाद इस एन की जगह भी 1 लिखेंगे, तो वो 1 बेशक लिखें लेकिन आपकी मर्जी है, इधर वैल्यूज पुट कर दें। वी हमें पता है 340, नीचे 2 और एल कितना है 1, तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आंसर आता है 170 हर्ट्ज। तो ए पार्ट के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 170 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स हमने फाइंड आउट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें बेटे ए पार्ट के अंदर अब हमने नेक्स्ट फर्स्ट टू हार्मोनिक्स निकालनी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए F2, तो F2 को चाहे आप इस तरह से लिखें फार्मूले में n की जगह 2 आगे v ओवर 12 ऐसे लिखो आपकी मर्जी, या फिर आप F1 का क्या कर लो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने दोनों तरीके आपको समझाए हुए हैं। तो देखें F2 क्या होगी 2 इंटू F1, F1 फंडामेंटल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो F2 आ जाएगा। तो करें जिसमें वैल्यूज पुट, F1 फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल आई है 170, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 340 हर्ट्ज आ जाएगा। अब हमें चाहिए F3 थर्ड फ्रीक्वेंसी, तो 3 इंटू F1 डायरेक्ट कर लें, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 510 हर्ट्ज। क्लियर? नहीं तो आप इस फार्मूले में जाके ना n इंटू वी ओवर 12 इधर भी पुटिंग कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इस तरह याद रखें। उसके बाद बी पार्ट फॉर क्लोज्ड एट वन एंड, अब पाइप का एक एंड क्या है बेटे क्लोज और एक एंड क्या है ओपन, तो इस केस के लिए भी वही तरीका कि फंडामेंटल निकालो और नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी निकालो। अब याद रखिएगा ये वाला न्यूमेरिकल पीछे मेंशन कर लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आएगा ये पेपर में, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखें क्लोज्ड एट वन एंड, तो जब ये केस हम लेते हैं तो उसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो ये होता है एन इंटू वी ओवर 4L, पीछे 2L था, वो बोथ एंड्स ओपन हो तो फिर यूज करते हैं, ये एक एंड ओपन एक एंड क्लोज तो फिर नीचे 4L आएगा। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर यहाँ बच्चे गलती कर आते हैं, वो क्या कर देते हैं एन की जगह 1 फिर एन की जगह 2 फिर एन की जगह 3, इस तरह नहीं करना। जब आपके पास ये वाला केस होता है ना तो इसके लिए आप सिर्फ ऑड नंबर की पुटिंग करते हैं, एन आपके पास सिर्फ ऑड नंबर आप लेते हैं, 1 3 5 7 9 इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो ये आ जाएगी पहली फंडामेंटल, उससे नेक्स्ट जो होगी वो होगी 3, फिर उससे नेक्स्ट क्या होगी 5 वाली होगी, ये ना हो कि फिर आप 2 लिख बैठे, ये गलती नहीं करते। तो फंडामेंटल पहले निकालते हैं, एन की जगह 1, इस एन की जगह भी 1, वी की जगह 340, नीचे एल की जगह 1, सॉल्व कर लें इसको 85 हर्ट्ज, ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई ना कर देना इस केस में, अब आपको चाहिए नेक्स्ट फंडामेंट अपना नेक्स्ट हार्मोनिक उसकी फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट देखो ऑड नंबर क्या बनता है 1 के बाद 3, तो अब ये वाला 3 आप पुट करेंगे एन की जगह, तो इस एन की जगह 3, इस एन की जगह भी 3, वी की जगह 340 और नीचे एल की जगह 1, इसको सॉल्व कर लें
ये आता है 255 हर्ट्ज। अब फिर आगे देखें, क्योंकि उसने कहा था फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट टू हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालें, तो नेक्स्ट टू में से एक ये आ गई, एक अगली, अगली क्या होगी, 3 के बाद 5, तो ये होगी नेक्स्ट। तो F5 इज इक्वल टू n की जगह 5, आगे v की जगह 340, सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा 425 हर्ट्ज। इसीलिए कह रहा था ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, सही है ना न्यूमेरिकल, यहाँ बच्चे गलती कर आते हैं, और जैसे पार्ट ए को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटे 7.10, इसकी स्टेटमेंट देखें। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन at 90 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग अ विजल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, यानी कि एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, और प्लेटफॉर्म पे ना एक बंदा बैठा है जो कि उस ट्रेन की आवाज को सुनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें उसने स्पीड बता दी है 90 किलोमीटर पर आवर, और विसल बेटे सीटी को कहते हैं, जो वो आवाज आ रही है ट्रेन की, या वो कह लें कि हार्न बजाती हुई आ रही है। आगे कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ विजल हेयर्ड बाय अ लिसनर सिटिंग ऑन प्लेटफॉर्म, जो बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा है वो उस ट्रेन की आवाज को सुन रहा है, तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रेन उसके करीब करीब आ रही है ना, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो उसको आवाज ज्यादा सुनाई देती जाएगी। तो वो कहते हैं वही फंडा अपना वही फ्रीक्वेंसी आपने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये ए पार्ट था, नेक्स्ट वाले पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द सेम लिसनर इफ ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन विद सेम स्पीड, और जब उस स्टेशन से दूर चली जाएगी ट्रेन, अब बंदा उधर ही बैठा है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब ट्रेन वहां से दूर जा रही है, जा रही है, जा रही है सेम स्पीड के साथ, वहां से जा रही है दूर बंदे से, तो अब उस बंदे को साउंड कम सुनाई देने शुरू हो जाएगा, तो वो भी क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो वो भी आपने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे दो केसेस है, सही है जी। तो अब यहाँ पे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लें, गिवन डाटा के बाद देखें आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। गिवन डाटा बेटे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजल 1000 हर्ट्ज दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन जिस स्पीड से आ रही है, ट्रेन क्या है, सोर्स, वही ट्रेन ही तो आवाज पैदा कर रही है ना, या कह लें हार्न बजाती हुई आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। तो ट्रेन की जो स्पीड है उसको यूएस कह लें, वो दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 90 अपनी जगह पे, किलो प्रीफिक्सेस है उसकी वैल्यू 1000, पर आवर है ना, तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 36 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये दो सिफर से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई ट्रेन की। अब बेटे स्पीड ऑफ साउंड, अब जो साउंड की स्पीड है, देखो ना साउंड की भी तो स्पीड होगी ना, तो वो होगी 340 मीटर पर सेकंड, उसने बता दी है, ना भी बताया तब भी आपको याद रखनी है, ठीक है, उसने एंड पे बता दी है। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, अब जो ऑब्जर्वर बैठा है प्लेटफॉर्म पे, उसकी स्पीड क्या है, वो तो बैठा है रेस्ट पे, तो इसका मतलब उसकी स्पीड होगी 0, वो नहीं मूव कर रहा, वो अपनी जगह पे बैठा है। ले जी पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में कह रहा था ट्रेन अप्रोचिंग द स्टेशन, स्टेशन की तरफ क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो इसका मतलब वो उसको अप्रोच कर रही है, तो स्टेशन के ऊपर ही बंदा बैठा है ना प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे ट्रेन आ रही है मतलब स्टेशन की तरफ, तो स्टेशन को अप्रोच कर रही है। तो इस केस में बंदे को आवाज ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, शाबाश जल्दी बताओ। जब स्टेशन के करीब करीब ट्रेन आ रही है तो इसका मतलब उस बंदे को आवाज ज्यादा सुनाई देगी, तो फिर यहाँ पे फार्मूला यूज होगा बेटे v ओवर v माइनस यू एस मल्टीप्लाई एफ। ये केसेस आपको पीछे पढ़ा चुका हूं टॉपिक के अंदर, डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक के अंदर। अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में, तो इसका मतलब नीचे आंसर क्या हो जाएगा, छोटा, जब नीचे आंसर छोटा हो जाएगा तो इधर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और वाकई ठीक है कि जब ट्रेन बंदे के करीब करीब आएगी तो बंदे को ज्यादा सुनाई आवाज देने लग जाएगी ना, तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ नीचे माइनस रखिएगा, तो ये फार्मूला यूज करें, वैल्यूज इसमें पुट कर दें। v आपके पास कितना है, v है जी साउंड की स्पीड 340, इधर लिखना चाहें तो साउंड लिख भी सकते हैं ऐसे, और नीचे आपके पास वही v 340, और सोर्स की स्पीड कितनी है जी, सोर्स की हमें स्पीड दी गई है बेटे 25 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग, ये देखें, तो इसको पुट कर दें मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि विजल की फ्रीक्वेंसी, वो आपको बता दी उसने 1000, ये लिखें, तो इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर ले, ये आंसर आता है 1079.36 हर्ट्ज। लो जी, दूसरा केस क्या था, अब उस प्लेटफॉर्म से या उस स्टेशन से ट्रेन दूर जा रही है, बंदा उधर ही बैठा है, अभी भी बंदा रेस्ट में ही है, अब ट्रेन जो है ना वो उस बंदे से दूर जा रही है, मतलब स्टेशन से दूर जा रही है, तो वो अवे बन जाएगा, उसके लिए फार्मूला होगा v डिवाइड बाय v प्लस यूएस,
इंटू एफ। अब नीचे प्लस लगाना है। अब देखो, जब वो बंदे से दूर जा रही है तो उसको आवाज अब सुनाई कम देना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे दूर चली जाएगी ट्रेन, आवाज भी कम होती जाएगी, तो बंदा कहेगा हाँ यार अब ट्रेन की आवाज ना खत्म होती जा रही है। तो फिर इसका मतलब नीचे देखें प्लस भी यही चीज शो कर रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ गई है, प्लस का मतलब कोई चीज ऐड हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू नीचे बढ़ जाएगी। जब नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। तो अब देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो आवाज उसको कम सुनाई देती जाएगी। सही है ना, जैसे जैसे दूर हो जाएगी ट्रेन। तो लें जी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सिर्फ प्लस आना है, तो आंसर आ जाएगा 931.51 हर्ट्ज। तो ये आपके पास इसका बी पार्ट है। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। लो जी, सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझा दिए। थोड़ी देर तवज्जो से अगर आप इनको देखेंगे समझेंगे तो फिर तो ये आपको तैयार हो जाएंगे। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो फिर ये आपको भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको नहीं भूलेंगे। मैंने एक न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आसान करके समझा दिया। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।